Hello student, we have studied transcription and its mechanism. ट्रांसक्रिप्शन हमने शुरू में ट्रांसक्रिप्शन के जनरल इंट्रोडक्शन, उसकी रिक्वायरमेंट, एंजाइम्स, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट और ट्रांसक्रिप्शन रेप्लिकेशन का कंपैरिजन पढ़ा था और उसको मैंने आपको एनसीईआरटी से भी एक्सप्लेन किया था कि एनसीईआरटी में ट्रांसक्रिप्शन को लेकर के क्या क्या बातें लिखी है। फिर हमने उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन का मैकेनिज्म और ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग होती है वो भी बताया। तो जितना हम पहले एनसीईआरटी में डिस्कस कर चुके हैं, एनसीईआरटी में आप देखेंगे ये एनसीईआरटी का ही पेज है, पेज नंबर 107, जहाँ पर रिप्लिकेशन के बाद ट्रांसक्रिप्शन का टॉपिक है। ये दोनों पैराग्राफ हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट तक मैं बता भी चुका हूँ आपको, ये हमने पढ़ा था यहाँ पर, ठीक है। ये फिर ट्रांसक्रिप्शन यूनिट ये भी हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आप देखेंगे ये जो है ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बारे में पूरा डिटेल हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बाद से आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए एनसीईआरटी में क्या लिखा है। एक्चुअली इन लाइंस में केवल लैंग्वेज बेस्ड थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो वो हम समझना चाह रहे हैं। मैं ट्रांसक्रिप्शन का मैकेनिज्म और प्रोसेसिंग और सारी चीज़ आपको पहले बता चुका हूँ। तो पहले तो हमें वो प्रोसेस पूरा पता होना चाहिए कि कैसे ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, उसका मैकेनिज्म क्या है, क्योंकि एनसीईआरटी इतना डिटेल नहीं लिखेगी। एनसीईआरटी में सारी चीज़ें ब्रीफ में है। हमें केवल एनसीईआरटी ने जो लैंग्वेज लिखी है वो समझ में आनी चाहिए, जो हमने पढ़ा है और जो एनसीईआरटी लिख रही है वो चीज़ कोरिलेट होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। मैकेनिज्म पूरा बता चुका हूँ मैं, और मैकेनिज्म के बाद आपको बताया प्रोकैरियोट में प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं पड़ती, यूकैरियोट में पड़ेगी, और इसलिए एक पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेसिंग भी बताई थी। अब वो सब चीज़ें एनसीईआरटी में बहुत ब्रीफ में दे रखी है। हम लाइन टू लाइन एक बार समझ लें कि एनसीईआरटी ने क्या दिया है। यहाँ तक ये जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का पार्ट था, यहाँ तक मैं आपको पहले पढ़ के बता चुका हूँ। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो सेगमेंट दिया ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड द जीन। एक्चुअली इस पार्ट में एनसीईआरटी थोड़ा सा जीन के बारे में और इलेबोरेट कर रही है। हमने जीन को बहुत पहले जेनेटिक्स के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। हम नॉर्मली जानते हैं कि जीन इज ए सेगमेंट ऑफ डीएनए और ये आरएनए बनाता है, प्रोटीन बनाता है, लाइक दैट। अब जब हम मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म में आ रहे हैं, जीन के एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं कि जीन एक्सप्रेस होकर आरएनए बना रहा है, ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है, तो यहाँ फिर से जीन को थोड़ा सा इस रेफरेंस में भी डिफाइन किया गया है कि हम एक्सप्रेशन बेस पर जब बात करते हैं तो जीन क्या है और ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का क्या मीनिंग, ठीक है। एंटायर ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज नॉट अ जीन। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के अंदर तीन चीजें हैं, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर। एंड अकॉर्डिंग टू द रिसेंट व्यू, प्रमोटर को भी अपने आप में एक जीन माना जाता है, स्ट्रक्चरल जीन ऑलरेडी एक जीन है, और टर्मिनेटर को भी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा इस व्यू को देखा जाए कि अब ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के साथ जीन का रेफरेंस क्या है, थोड़ा हम पढ़ लेते हैं इसको। अ जीन इज डिफाइंड एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। जीन क्या है? फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब जीन वो डीएनए की यूनिट है जो कुछ फंक्शन कर रही है, आरएनए बना रही है, व्हाटएवर। दो देयर इज नो एम्बिग्युइटी दैट द जीन्स आर लोकेटेड ऑन डीएनए, मतलब इस मामले में हमें कोई एम्बिग्युइटी, कोई कंफ्यूजन नहीं है कि जीन डीएनए पर होते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। इट इज डिफिकल्ट टू लिटरली, नेक्स्ट पेज पर आते हैं, लिटरली डिफाइंड अ जीन इन टर्म्स ऑफ डीएनए सीक्वेंस। कहने का मतलब ये कि हालांकि इस बात में कोई कंफ्यूजन नहीं है कि जीन डीएनए पर लोकेटेड होते हैं, फिर भी जीन को डीएनए के टर्म्स में और डीएनए सीक्वेंस के टर्म में डिफाइन करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हर डीएनए सीक्वेंस जीन नहीं होती। इसलिए ये कहना चाह रहे हैं कि डिफाइनिंग ए जीन इन टर्म्स ऑफ डीएनए सीक्वेंस इज क्वाइट डिफिकल्ट। नाउ आगे बढ़ते हैं, क्या डिफिकल्टी है? द डीएनए सीक्वेंस कोडिंग फॉर अ टीआरएनए और आरआरएनए मॉलिक्यूल इज आल्सो डिफाइंड अ जीन। ये मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूँ कि जो डीएनए सीक्वेंस टीआरएनए और आरआरएनए बनाती है वो भी एक जीन है, उसको भी जीन कहेंगे। इट इज आल्सो, दिस सीक्वेंस आल्सो बीन डिफाइंड एज अ जीन। तो जो टीआरएनए आरआरएनए मॉलिक्यूल बना रहे हैं वो भी जीन है। हाउएवर बाय डिफाइनिंग ए सिस्ट्रॉन, सिस्ट्रॉन याद है, सिस्ट्रॉन हमने कहा था डीएनए सेगमेंट जो आरएनए बना रहा है, प्रोटीन बना रहा है। हाउएवर बाय डिफाइनिंग ए सिस्ट्रॉन एज ए सेगमेंट ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर अ पॉलीपेप्टाइड, मतलब सिस्ट्रॉन में हम ये मान के चलते हैं कि डीएनए से आरएनए और आरएनए से पॉलीपेप्टाइड बनेगा, जबकि टीआरएनए और आरआरएनए मॉलिक्यूल का जो जीन होगा वो पॉलीपेप्टाइड नहीं बनाएगा, ठीक है। सो हाउएवर बाय डिफाइनिंग अ सिस्ट्रॉन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर अ पॉलीपेप्टाइड, द स्ट्रक्चरल जीन इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट could be said as monocistronic, mostly in eukaryote, and polycistronic in prokaryotes। कहने का मतलब यहाँ ये है कि हम सिस्ट्रॉन को नॉर्मली डिफाइन कर रहे हैं जो पॉलीपेप्टाइड बनाता हो। हालांकि टीआरएनए आरआरएनए के डीएनए जीन भी
जिस डीएनए सीक्वेंस से टीआरएनए आरआरएनए बन रहे हैं वो भी जीन है, और सिस्ट्रॉन भी एक जीन है, और सिस्ट्रॉन वो स्ट्रक्चरल जीन है जिससे कि एक पॉलीपेप्टाइड बन रहा है, जो मोस्ट ऑफ द केस में तो मोनोसिस्ट्रॉनिक है, क्योंकि क्या होता है देखिए यूकैरियोट में अलग अलग सिस्ट्रॉन है और उनके अलग अलग आरएनए बनते हैं, मोनोसिस्ट्रॉनिक आरएनए। प्रोकैरियोट में कई सारे सिस्ट्रॉन, कई सारे जो स्ट्रक्चर जिनका कॉमन आरएनए बनता है वो पॉलीसिस्ट्रॉनिक कहा जाता है। ये बातें पहले बताई जा चुकी हैं आपको। इन यूकैरियोट्स, आगे बढ़ते हैं, द मोनोसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है, यूकैरियोट्स में मोनोसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन्स हैव इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंस, द जीन्स इन यूकैरियोट्स आर स्प्लिट। बताया था, ये मैंने प्रोसेसिंग के वक्त बताया था कि यूकैरियोट के जीन में बीच बीच में नॉन कोडिंग सीक्वेंस है, इंटरप्शन है उसमें, ठीक है। इन यूकैरियोट्स द मोनोसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन्स हैव इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंस, मतलब बिखरी हुई होती हैं, एंड द जीन्स इन यूकैरियोट्स आर स्प्लिट, ठीक है। द कोडिंग सीक्वेंस और एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस आर डिफाइंड एज एक्सॉन। जो कोडिंग सीक्वेंस है, जो एक्सप्रेस होती है, जो प्रोटीन बनाती है, वो एक्सॉन कहलाती हैं। Exons are said to be those sequences that appear in mature or processed RNA। और जब आप देखिए जीन से आरएनए बनेगा, पहले एचएनआरएनए बनेगा, उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग होने के बाद जो एमआरएनए बनता है उसमें तो सिर्फ एक्सॉन ही रहते हैं। तो ये कहना ये चाह रहे हैं कि कोडिंग एक्सॉन दरअसल वो सीक्वेंस है जो हमें लास्ट में फाइनली मैच्योर्ड आरएनए, जिसको हम एमआरएनए कहेंगे, उसमें भी मिलेगी। एचएनआरएनए में तो इंट्रॉन एक्सॉन दोनों होते हैं, लेकिन फाइनल जो आरएनए बनेगा, जो एमआरएनए बनेगा, उसमें एक्सॉन मिलेंगी। ये सीक्वेंस हुई होती है जो मैच्योर आरएनए में प्रेजेंट होती है। द एक्सॉन्स आर इंटरप्टेड बाय इंट्रॉन्स। एक्सॉन के बीच बीच में क्या है? इंट्रॉन। इंट्रॉन्स आर इंटरवाइनिंग सीक्वेंस। इंट्रॉन को और क्या बोलते हैं? इंटरवाइनिंग, बीच बीच में आने वाले। इंट्रॉन्स और इंटरवाइनिंग सीक्वेंस डू नॉट अपीयर इन मैच्योर और प्रोसेस्ड आरएनए। ये जो इंट्रॉन है ये प्रोसेस्ड मैच्योर आरएनए में नहीं होंगी, एचएनआरएनए में तो होंगी, लेकिन फिर प्रोसेसिंग के बाद जो एमआरएनए बनेगा उसमें नहीं होगी। प्रोसेस्ड आरएनए में एक्सॉन होंगे, इंट्रॉन नहीं होंगे। ये बातें प्रोसेसिंग में आपको बताई जा चुकी है। एनसीईआरटी ने सारी चीज़ मिक्स करके ये लिखी है, ट्रांसक्रिप्शन में, प्रोसेसिंग, वो सारी चीज़ें। तो हमने तो जो एनसीईआरटी में लिख रहे हैं वो हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करके देख रहे हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें बातें कही गई, ठीक है। तो द एक्सॉन्स आर इंटरप्टेड बाय इंट्रॉन्स, ये बता दिया मैंने। इंट्रॉन्स एंड इंटरवाइनिंग सीक्वेंस डू नॉट अपीयर इन मैच्योर प्रोसेस्ड आरएनए। द स्प्लिट जीन अरेंजमेंट further complicates the definition of gene in terms of DNA segment। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि स्प्लिट जीन का मिलना, मैंने आपको पढ़ाते समय भी बताया था कि स्प्लिट जीन के आ जाने से या स्प्लिट जीन की डिस्कवरी के बाद जीन को डीएनए के टर्म्स में डिफाइन करना और कॉम्प्लिकेटेड हो गया। पहले हम नॉर्मली ये कह देते थे कि डीएनए का वो सीक्वेंस जो आरएनए बना देता है, जिससे पॉलीपेप्टाइड बनता है, वो जीन है। अब समस्या क्या आ रही है? डीएनए का वो सीक्वेंस आरएनए तो बना रहा है, फिर आरएनए में प्रोसेसिंग होकर के कुछ हिस्सा हटा रहे हैं और उसके बाद फिर प्रोटीन बन रहा है। तो ये और कॉम्प्लिकेशन हो गया कि जीन के अंदर भी कुछ सीक्वेंस ऐसी है जो पॉलीपेप्टाइड नहीं बना रही है, कुछ सीक्वेंस बना रही है एक्सॉन, इंट्रॉन। इसलिए जीन को थोड़ा डिफाइन करना और मुश्किल होगा। ये एक नई चीज़ है जो यूकैरियोट्स के अंदर हमें बाद में मिली कि यूकैरियोट्स में स्प्लिटेड जीन होते हैं। समझ में आ गई बात? तो ये स्प्लिट जीन के बारे में थोड़ा सा दिया है, जब ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत कर रहे हैं वहीं पर ही बता दिया हमने। अच्छा, इसके बाद आप देखिएगा ये जो 4 लाइन मैंने सर्कल भी कर रखा है, ये जो 4 लाइन है इसके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन आप तब समझ पाएंगे जब हम जीन रेगुलेशन पढ़ेंगे। अभी हम एक्सप्रेशन पढ़ रहे हैं। एक्सप्रेशन को रेगुलेट करना, जीन को कब तो ट्रांसक्रिप्शन करवाना है, कब नहीं करना है, ऑन करना, ऑफ करना। रेगुलेशन में ये बात जब ज़्यादा समझ में आएगी। फिलहाल हम 4 लाइन पढ़ लेते हैं, लेकिन मैंने आपको कहा रेगुलेशन में मैं फिर से डिस्कस करूँगा इसको। पहली बात तो यहाँ इन्होंने जो इनहेरिटेंस वर्ड लिखा है ये प्रॉपर नहीं है, इसकी बजाय आप इसको कट करके एक्सप्रेशन लिख दीजिए तो ज़्यादा बेटर हो जाएगा समझने के लिए। ठीक, अब देखिए क्या लिखा है इन्होंने। इनहेरिटेंस ऑफ अ कैरेक्टर इज आल्सो अफेक्टेड बाय प्रमोटर एंड रेगुलेटरी सीक्वेंस ऑफ स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है, तो ये इनहेरिटेंस नहीं, इनहेरिटेंस के बजाय लिखिए एक्सप्रेशन, कि एक स्ट्रक्चरल जीन का एक्सप्रेशन प्रमोटर और रेगुलेटरी जीन से भी अफेक्ट होता है। मैंने आपको कहा ना कि कुछ लोग प्रमोटर को भी जीन मानते हैं, कुछ जीन रेगुलेटरी होते हैं जो दूर बैठे हुए हैं लेकिन स्ट्रक्चरल जीन को रेगुलेट करते हैं, ये ऑन होगा या काम करेगा नहीं करेगा, ऑन ऑफ। ठीक है, एक्सप्रेशन कर दें ज़्यादा बेटर है। करेक्टर का एक्सप्रेशन ऑल्सो अफेक्टेड बाय प्रमोटर एंड रेगुलेटरी सीक्वेंस ऑफ स्ट्रक्चरल जीन। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के वक्त भी अगर मैं वापस पीछे जाकर के आपको बताना चाहूँ तो ये जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की हम बात कर रहे थे तो इस जगह पर लिखा हुआ है कि प्रमोटर और टर्मिनेटर के अलावा कुछ रेगुलेटरी सीक्वेंस और होती है। हम आगे जीन रेगुलेशन में पढ़ेंगे, ऑपरेटर होता है, वो यहाँ नहीं दिखा रखा है, वो सब रेगुलेशन में आएगा।
मतलब ऐसा नहीं है कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में बस ये 3 चीज़ें ही हैं, कुछ और सीक्वेंस भी होते हैं। इसी की बात वापस ये यहाँ पर कर रहे हैं जो रेगुलेटरी सीक्वेंस की बात हो। स्ट्रक्चरल जीन में प्रमोटर टर्मिनेटर के अलावा कुछ रेगुलेटरी सीक्वेंस भी होती है और ये सब उसके एक्सप्रेशन को गवर्न करती हैं, ठीक है। Hence, sometimes the regulatory sequence are loosely defined as regulatory genes. मतलब ये जो रेगुलेटरी सीक्वेंस है, अब हालांकि देखा जाए तो प्रमोटर भी रेगुलेटरी में ही आता है, ऑपरेटर आता है और भी चीज़ें हैं। मैंने कहा ये चीज़ें आपको जीन रेगुलेशन में समझ में आएगी। अभी आप सोचोगे ये क्या है, तो अभी हमने पढ़ा नहीं है। मैं इसलिए इस 4 लाइन को नॉर्मली लास्ट में बताता हूँ जब हम जीन रेगुलेशन भी पढ़ लेते हैं। तो ये वही कहना चाह रहे हैं कि जो रेगुलेटरी सीक्वेंस हैं जो हमारे स्ट्रक्चरल जीन के आसपास हैं, उनको भी आजकल हम लूजली जीन ही डिफाइन करते हैं, उनको भी जीन ही बोला जाता है, इसलिए प्रमोटर को भी जीन बोलते हैं आजकल। लूजली डिफाइंड एज रेगुलेटरी जीन इवन दो दिस सीक्वेंस डू नॉट कोड फॉर एनी आरएनए और प्रोटीन। यही चीज बताना चाह रहे हैं कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में स्ट्रक्चरल जीन से आरएनए बन रहा है, प्रोटीन बन रहा है, लेकिन स्ट्रक्चरल जीन के आसपास कुछ और रेगुलेटरी सीक्वेंस होती हैं, प्रमोटर, ऑपरेटर, टर्मिनेटर और भी, ठीक है। ये रेगुलेटरी सीक्वेंस जिनको हम रेगुलेटरी जीन्स बोल सकते हैं, ये खुद कोई आरएनए प्रोटीन नहीं बनाती, फिर भी इनको जीन कहते हैं। यहाँ एक जीन की डेफिनेशन पर डिस्कशन चल रहा है कि जीन को डिफाइन कैसे करें। तो यहाँ कहा जा रहा है कि जीन को डिफाइन करना इतना सा नहीं है कि जीन डीएनए का वो सेगमेंट है जिससे आरएनए और प्रोटीन बन जाए। इनका कहना है आरआरएनए और टीआरएनए बनाने वाले जीन डीएनए भी जीन है। कुछ रेगुलेटरी सीक्वेंस है जो खुद कोई आरएनए प्रोटीन नहीं बना रहे, फिर भी जीन कहलाएंगे। तो वैरायटी ऑफ जीन इज देयर। जीन की ये बातें मैंने आपको प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में जब टर्मिनोलॉजी में जीन पढ़ा है तब भी बताई। वही चीज़ यहाँ लिख रहे हैं कि जीन को डिफाइन करना मुश्किल है और डीएनए सेगमेंट जीन होता है, इससे काम नहीं चलता, बहुत सारी और बातें भी हैं। तो यहाँ सिस्ट्रॉन और इंट्रॉन, एक्सोन और इन सारी बातों को एक तरह से डिस्कस किया गया है कि जीन क्या क्या चीज़। अब ये 4 लाइन, एक तो यहाँ इनहेरिटेंस की जगह एक्सप्रेशन कर लें और फिर भी इन 4 लाइन को हम जीन रेगुलेशन पढ़ने के बाद पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आए। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए ट्रांसक्रिप्शन का मैकेनिज्म और उसके एंजाइम्स वगैरह साथ ही में दे रखे हैं। हमने थोड़ा अलग अलग करके पढ़े, पहले मैंने एंजाइम बताया, उसके बाद मैकेनिज्म बताया था। नाउ टाइप्स ऑफ आरएनए, प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ये सब एक साथ दे रखा है। नाउ इन बैक्टीरिया, देखो यहाँ पहले प्रोकैरियोट की बात चल रही है, फिर यूकैरियोट की बात करें, अलग अलग दिया है। इन बैक्टीरिया देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ आरएनए, ठीक है, एमआरएनए, टीआरएनए एंड आरआरएनए। सबको पता ही है। all 3 RNA needed to synthesize a protein in a cell. सेल में प्रोटीन बनाने में तीनों आरएनए चाहिए। द एमआरएनए प्रोवाइड्स द टेम्पलेट, एमआरएनए तो एक टेम्पलेट प्रोवाइड करेगा जिस पे इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। टीआरएनए ब्रिंग्स अमीनो एसिड, टीआरएनए अमीनो एसिड लेकर आएगा एंड रीड्स द जेनेटिक कोड। अब टीआरएनए अमीनो एसिड लेकर आएगा और अपने कोड पर जाकर बैठेगा तो वो रीड भी करता है, ठीक है। एंड आरआरएनए प्लेज स्ट्रक्चरल एंड कैटालिटिक रोल ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। और आरआरएनए जो होता है वो राइबोसोम बनाता है, स्ट्रक्चरल पार्ट, और फिर आरआरएनए जो अमीनो एसिड लेके आ रहा है टीआरएनए, इनको जोड़ता भी है पेप्टाइड बॉन्ड बना के, तो वो कैटलिस्ट की तरह, राइबोजाइम की तरह काम करता है। ये सब ट्रांसलेशन में भी आपको समझ में आएगी चीज़ें, और इस तरह से पॉलीपेप्टाइड बनती है। समझ में आई बात? यहाँ तीनों आरएनए का एक रोल समझाया गया है। यहाँ एक तरह से इन्होंने ये चीज़ स्किप कर दी, आरआरएनए भी कोड रीड करता है, आरआरएनए भी कोड रिकॉग्नाइज करता है, और तभी फिर टीआरएनए आता है और फिर टीआरएनए भी रिकॉग्नाइज करके वहाँ पर बाइंड करता है। और टीआरएनए जो अमीनो एसिड लाता है, उस अमीनो एसिड को सबको कनेक्ट करने का काम आरआरएनए करता है। एज ए कैटलिस्ट वो काम करता है, एज ए एंजाइम, एज ए राइबोजाइम काम करता है। बाकी डिटेल प्रोसेस जो ट्रांसलेशन में आएगा वहाँ और अच्छे से ये चीज़ दिखाई देगी, ठीक है। तो ये तीनों आरएनए का रोल समझाने की कोशिश की गई। नाउ देयर इज ए सिंगल डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम that catalyze transcription of all types of RNA in bacteria. आपको बताया था प्रोकैरियोट्स के अंदर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। देखिए ट्रांसक्रिप्शन में एंजाइम कौन सा काम आएगा? आरएनए पॉलीमरेज, पूरा नाम डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। फिर ये बताया था प्रोकैरियोट में एक ही टाइप का एंजाइम होता है जो सारे आरएनए बना देता है, यूकैरियोट्स में लेकिन 3 टाइप्स होते हैं। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, मैं सिर्फ एनसीईआरटी रीड करके समझा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या लिखा है, देयर इज अ सिंगल डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज दैट कैटलाइज ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ आरएनए इन बैक्टीरिया। आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स टू प्रमोटर एंड इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर पर बाइंड करके ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट करता है, इनिशिएशन। यही बताया था कि ये आकर के बाइंड करेगा। इट यूजेज न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। न्यूक्लियोटाइड हमेशा
2 फॉस्फेट एक्स्ट्रा लेकर आते हैं, उसको न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। और अगर आप न्यूक्लियोटाइड बोलोगे तो डाइफॉस्फेट बोलना पड़ेगा, ये बातें पहले हो चुकी है। ट्राइफॉस्फेट फॉर्म में आता है, बेसिकली 3 फॉस्फेट लगे हुए आएंगे। नाउ इट यूजेज न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट एज सबस्ट्रेट, इस डायग्राम पर भी आते हैं, आगे देखें जरा, एज सबस्ट्रेट एंड पॉलीमराइजेज इन अ टेम्पलेट डिपेंडेंट फैशन फॉलोइंग द रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्रिटी। मतलब ये कहना चाह रहा है कि डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज जो है वो डीएनए पर बाइंड करता है, प्रमोटर पर बाइंड करके प्रोसेस को इनिशिएट करता है, फिर वो आगे बढ़ता है और वो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट जो हैं उनको लगाता है और उनको बिल्कुल आगे से आगे जोड़ता जाएगा, पॉलीमराइज करेगा, और वो भी कॉम्प्लीमेंट्री रूल के अकॉर्डिंग, ए के सामने टी तो टी नहीं होगा तो यू हो जाएगा, जी के सामने सी, इस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री रूल को फॉलो करते हुए एमआरएनए के टेम्पलेट, सॉरी डीएनए के टेम्पलेट के सामने एमआरएनए बनाना शुरू करेगा, आरएनए बनाना शुरू करता है। इट समहाउ आल्सो फैसिलिटेट ओपनिंग ऑफ द हेलिक्स एंड कंटिन्यूज इलोंगेशन। मतलब ये एंजाइम जब शुरू करता है तो वो दोनों हेलिक्स को ओपन भी करता है, मैंने कहा था लोकल अनवाइंडिंग, तो ये किसी तरह से जहाँ ये बाइंड करता है प्रमोटर, उससे आगे जब ये इनिशिएशन पॉइंट पर आएगा फिर ये दोनों स्ट्रैंड को ओपन करता है तो लोकल अनवाइंडिंग करता है, फिर एक स्ट्रैंड के सामने आरएनए बनाता है। ठीक है, ओनली ए शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ आरएनए रिमेन्स बाउंड टू द एंजाइम। ठीक है, तो अब याद कीजिए मैकेनिज्म क्या था, हमने एक डायग्राम बनाया था, एंजाइम आके बाइंड करा, फिर वो इनिशिएशन पॉइंट पर आया, दोनों स्ट्रैंड को थोड़ा सा खोला उसने, लोकल अनवाइंडिंग, अब एक स्ट्रैंड के सामने आरएनए बनाया, तो वो आरएनए का छोटा सा सेगमेंट है जो एंजाइम के साथ बाइंड है। फिर एंजाइम जब आगे बढ़ जाता है तो ये आरएनए का हिस्सा बाहर आ जाता है, पूंछ की तरह, टेल की तरह लटक जाता है, आगे फिर एक छोटा सा आरएनए बनता है जो एंजाइम के साथ और इस पहले वाले आरएनए से जुड़ा हुआ रहता है, इसी तरह से चलता है। तो ये यही कह रहे हैं कि एक छोटा सा हिस्सा ही एंजाइम से जुड़ा रहेगा। ओनली शॉर्ट स्टेज ऑफ आरएनए रिमेन्स बाउंड टू एंजाइम वंस पॉलीमरेज रीचेज ए टर्मिनेटर रीजन। फिर जैसे जैसे ये काम करता है वो टर्मिनेटर रीजन पर आ जाएगा। द नेसेंट आरएनए फॉल्स ऑफ, नेसेंट का मतलब होता है न्यू, नया। ठीक है, तो ये कहना चाह रहा है कि थोड़ा सा ही आरएनए एंजाइम से लगा रहता है, बाकी वो अलग होता जाता है टेल की तरह। और जैसे एंजाइम मूव करता करता टर्मिनेटर तक आता है तब तक ये आरएनए भी अलग होता रहता है, और टर्मिनेटर पर आने पर ये नया जो न्यूली फॉर्म्ड आरएनए पूरी तरह से अलग हो जाता है। द नेसेंट आरएनए फॉल्स ऑफ। ठीक है, सो ऑल्सो द आरएनए पॉलीमरेज, मतलब क्या हुआ देखिए फिर से समझिए, यहाँ से ले लीजिए, वंस द पॉलीमरेज रीचेस टर्मिनेटर रीजन, जैसे ही पॉलीमरेज एंजाइम टर्मिनेटर रीजन पर आता है द न्यूसेंट आरएनए फॉल्स ऑफ, न्यूसेंट आरएनए अलग हो जाता है, न्यूली फॉर्म्ड आरएनए अलग हो जाता है, एंड ऑल्सो द आरएनए पॉलीमरेज, मतलब आरएनए पॉलीमरेज भी अलग हो जाता है, टर्मिनेशन हो जाता है तो आरएनए पॉलीमरेज भी अलग हो जाता है और आरएनए भी अलग हो जाता है, सारी चीज़ें अलग अलग हो जाती, टर्मिनेशन हो जाता है। दिस रिजल्ट्स इनटू द टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन के मैकेनिज्म को बहुत ब्रीफ में बता दिया उन्होंने कि इनिशिएशन पर आकर बाइंड करा, थोड़ा सा खोला और थोड़ा थोड़ा सा आरएनए बनाते हुए आगे चलता गया और टर्मिनेटर पर जाकर सब अलग हो गए, जिसको इन्होंने डायग्राम में भी बस ये 3 स्टेप दिखा रखी। देखो ये एक तरह से प्रमोटर दिखा रखा है, ये एंजाइम आके बाइंड किया, इसमें सिग्मा फैक्टर भी दिखा रखा है, और ये बस ये आकर बाइंड करता है। तो ये एक इनिशिएशन का थोड़ा सा डायग्राम दिखा रखा है कि आके बाइंड कर रहा है, ये प्रमोटर रीजन जो ग्रीन से बना रखा है इस जगह। अब बाइंड करने के बाद देखिए ये तो इनिशिएशन हो गया, इलोंगेशन ये दिखा रखा है कि आगे जा रहा है बनाता हुआ, डीएनए को अनवाइंड भी कर रहा है, और साथ में ये आरएनए बन रहा है जो ये देखो ये इस तरह से निकलता जा रहा है, सिग्मा फैक्टर यहाँ अलग हो ही गया। और टर्मिनेशन में देखो लास्ट में टर्मिनेटर साइट पर यहाँ आ गया, ये टर्मिनेटर साइट है, ठीक है, और यहाँ प्रमोटर साइट थी, ये यहाँ आया, तो यहाँ आने पर ये आरएनए भी अलग हो गया, डीएनए अलग हो गया, एंजाइम अलग हो गया, इस तरह से तीनों चीज़ें अलग हो जाती हैं। और यहाँ रो फैक्टर भी दिखा रखा है, याद कीजिए बताया था टर्मिनेशन के टाइम रो फैक्टर भी काम आता है। शुरू में यहाँ सिग्मा फैक्टर था लेकिन वो बस इनिशिएट करता, फिर ये अलग हो गया, फिर यहाँ लास्ट में कौन यूज हुआ, रो फैक्टर। तो केवल इन्होंने इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन के 3 डायग्राम दिए। हमने थोड़ा सा इसको और बीच के स्टेप्स बना करके पूरा एलिब्रेट करने की कोशिश की है। मैंने जो आपको बताया उसमें इन 3 के अलावा बाकी बीच के डायग्राम भी हैं ताकि प्रोसेस पूरा कंटिन्यूटी में समझ में आए। ठीक है, तो यहाँ इन्होंने बड़े ब्रीफ में ही यहाँ तक समझा दिया किस तरह से वो टर्मिनेटर तक पहुँच गया। अच्छा, आगे के कुछ पैराग्राफ में कुछ और जनरल बातें दे रखी हैं, देखिए आगे बढ़ते हैं। एन intriguing question is that how is the RNA polymerase able to catalyze all 3 steps which are initiation, elongation and termination। कहने का मतलब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये आता है कि आरएनए पॉलीमरेज तीनों स्टेप को कैसे कैटेलाइज कर देता है। वो इनिशिएशन भी कर रहा है, वो इलोंगेशन भी कर रहा है, वो टर्मिनेशन भी कर रहा है। तो ध्यान रखें हकीकत में ऐसा नहीं है। मैंने भी आपको बताया था इनिशिएशन में एंजाइम का कोई काम नहीं है, एंजाइम आके डीएनए पे बाइंड हुआ है। ठीक है, एंजाइम का मेन काम इलोंगेशन है कि जब वो मूव करता है आरएनए तभी बनता है,
और टर्मिनेशन में भी एंजाइम का कोई काम नहीं, वहाँ रो फैक्टर आकर के इनको अलग कर रहा है। तो हमें ऐसा लग रहा है कि इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन में एंजाइम काम आ रहा है, बट एग्जैक्टली वो इलोंगेशन में ही काम आ रहा है। आप देखिए, इसको पढ़िए, ठीक है। द आरएनए पॉलीमरेज इज ओनली कैपेबल ऑफ कैटेलाइजिंग द प्रोसेस ऑफ इलोंगेशन। ये साफ लिखा है कि आरएनए पॉलीमरेज इलोंगेशन करता है, ठीक है, वो आरएनए बना रहा है। और ये चीज एआईक्यूएमटी में पूछी जा चुकी है कि वो किस स्टेप में मेनली काम आता है, इलोंगेशन। इट एसोसिएट ट्रांजिस्टिनली विद इनिशिएशन फैक्टर। ये क्या करता है, इनिशिएशन फैक्टर के साथ एसोसिएट होता है। इनिशिएशन फैक्टर वो सिग्मा बना रखा है, देखो ये सिग्मा बना रखा है यहाँ, ठीक है। और टर्मिनेशन फैक्टर ये रो फैक्टर है, ठीक है, टू इनिशिएट एंड टर्मिनेट द ट्रांसक्रिप्शन। ये एंजाइम इनिशिएशन फैक्टर मीन सिग्मा फैक्टर और टर्मिनेशन फैक्टर मीन रो फैक्टर के साथ एसोसिएट होता है, जिससे कि ये इनिशिएशन और टर्मिनेशन कर पाता है। एंजाइम तो मेनली इलोंगेशन का काम करता है, टू टर्मिनेट द ट्रांसक्रिप्शन रिस्पेक्टिवली। एसोसिएशन विद दीज फैक्टर अल्टर द स्पेसिफिसिटी ऑफ द आरएनए पॉलीमरेज टू आइदर इनिशिएट और टर्मिनेट। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, देखो फिर से पढ़िए। इन दोनों फैक्टर, इनिशिएशन फैक्टर जिसको हम सिग्मा फैक्टर कहते हैं, रो फैक्टर, टर्मिनेशन फैक्टर, तो ये इन फैक्टर का जब एसोसिएशन होता है एंजाइम के साथ, तो एंजाइम स्पेसिफिकली इनिशिएट या टर्मिनेट कर पाएगा। अदरवाइज तो वो इलोंगेशन तो खुद से कर लेगा, लेकिन एंजाइम इनिशिएट करेगा प्रोसेस या टर्मिनेट करेगा, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि उसके साथ कौन सा फैक्टर एसोसिएट हुआ। अगर सिग्मा फैक्टर एसोसिएट हुआ है तो वो इनिशिएट करेगा, और रो फैक्टर एसोसिएट हुआ तो टर्मिनेट करेगा। वही लिखा हुआ है, एसोसिएशन विद दीज फैक्टर मींस इनिशिएशन एंड टर्मिनेशन, these factor alter the specificity of RNA polymerase to either initiate or terminate। मतलब इन फैक्टर का आरएनए पॉलीमरेज से एसोसिएशन आरएनए पॉलीमरेज की स्पेसिफिसिटी को डिसाइड करता है कि आरएनए पॉलीमरेज इनिशिएट करेगा या टर्मिनेट करेगा। तो आरएनए पॉलीमरेज किस वक्त क्या काम करेगा, वो कब इनिशिएट करेगा, कब टर्मिनेट करेगा, वो इन फैक्टर के एसोसिएशन से, वो ये फैक्टर उसको स्पेसिफिक बनाते हैं। बाकी इलोंगेशन एंजाइम खुद कर लेता है, ठीक है। ये एक जनरल सी फंक्शनिंग बता रखी है यहाँ पर। आगे देखिए, इन बैक्टीरिया सिंस एमआरए डज नॉट रिक्वायर एनी प्रोसेसिंग टू बिकम एक्टिव। बैक्टीरिया यानी कि प्रोकैरियोट्स में एमआरएनए में कोई प्रोसेसिंग की ज़रूरत नहीं होती है, जिससे कि उसको प्रोसेस करके एक्टिव करना पड़े, वो पहले से ही एक्टिव ही रहता है। एंड ऑल्सो सिंस ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन टेक्स प्लेस इन द सेम कंपार्टमेंट, मतलब साइटोप्लाज्म बताया था ये कि एक तो यहाँ जो एमआरएनए बन रहा है उसमें कोई प्रोसेसिंग की ज़रूरत नहीं है, और दूसरा ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन दोनों एक ही जगह पर, एक ही कंपार्टमेंट मतलब साइटोप्लाज्म में हो रहे हैं। देयर इज नो सेपरेशन ऑफ साइटोसोल एंड न्यूक्लियस इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में कोई साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस अलग अलग नहीं है। मेनी टाइम्स द ट्रांसलेशन कैन बिगिन मच बिफोर द एमआरएनए इज फुल्ली ट्रांसक्रिप्ट। बताई गई थी बात, क्योंकि यहाँ आरएनए जो बन रहा है वो रेडी टू यूज है, दोनों चीज़ें साइटोप्लाज्म में हो रही हैं, तो ट्रांसलेशन का प्रोसेस काफ़ी पहले स्टार्ट हो जाता है एमआरएनए, जबकि अभी पूरी तरह से बना नहीं है, ट्रांसक्रिप्शन पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ, उससे पहले स्टार्ट हो जाता है। बोथ द प्रोसेस सीम्स टू बी कपल्ड, ये कही गई थी लास्ट में बात, वही कहना चाह रहे हैं, ठीक है। कॉन्सिक्वेंटली द ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन कैन बी कपल्ड इन बैक्टीरिया, होगी वही बात, ठीक है। तो ये बात तो थी प्रोकैरियोट्स के रेफरेंस में कि कैसे प्रोकैरियोट में इनिशिएशन हुआ, इलोंगेशन, जनरल ट्रांसक्रिप्शन का एक ब्रीफ आइडिया दिया। मैंने जो मैकेनिज्म पढ़ा है और उसी चीज़ को यहाँ हम कोरिलेट कर रहे हैं, कोई बहुत अलग बात नहीं, बस लैंग्वेज जो एनसीईआरटी ने लिखी है हम वो समझना चाह रहे हैं। अब बात करते हैं यूकैरियोट्स की। इन यूकैरियोट्स देयर आर 2 एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटी। अब इनका कहना है यूकैरियोट्स में 2 कॉम्प्लेक्सिटी और है प्रोकैरियोट में जो काम हो रहा है उसके अलावा। पहली कॉम्प्लेक्सिटी क्या है कि देयर आर एटलीस्ट 3 आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इन न्यूक्लियस। आरएनए पॉलीमरेज यहाँ 3 टाइप है, वहाँ एक ही टाइप है, यहाँ 3 टाइप्स, ठीक है। इन न्यूक्लियस, सारे न्यूक्लियस में आरएनए पॉलीमरेज 3 टाइप के हैं न्यूक्लियस में। अब लेकिन एक काम की बात देखो, इन एडिशन, ब्रैकेट में लिखा है, इन एडिशन टू द आरएनए पॉलीमरेज फाउंड इन ऑर्गेनल्स, सेल ऑर्गेनल, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिक, इनके अंदर भी प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी है, इनका अपना डीएनए होता है, ये आपने पढ़ा ही होगा। तो इनके डीएनए से भी आरएनए बनता है, इनके अंदर भी प्रोटीन बनता है, इनके अंदर राइबोसोम भी होते हैं, 70S राइबोसोम होते हैं, ये सब आपको सेल में भी पढ़ाया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के अंदर भी आरएनए पॉलीमरेज मिलेगा, वो प्रोकैरियोट जैसा होगा, क्योंकि ये दोनों सेल ऑर्गेनल प्रोकैरियोट से रिजेंबल करते हैं, याद है, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल, ठीक है, प्रिमिटिव टाइप ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल मानते हैं हम इनको। तो ये कहना चाह रहे हैं कि यूकैरियोटिक सेल में
उसके न्यूक्लियस में 3 टाइप के आरएनए पॉलीमरेज हैं और एडिशनली जो सेल ऑर्गेनल के अंदर भी है वो आरएनए पॉलीमरेज अलग है। सेल ऑर्गेनल वाला आरएनए पॉलीमरेज तो प्रोकैरियोट बैक्टीरिया जैसा ही है और यूकैरियोट्स के आरएनए पॉलीमरेज उसके न्यूक्लियस में वो 3 टाइप्स हैं। समझ में आई बात? ठीक है। देयर इज अ क्लियर कट डिवीजन ऑफ लेबर। अब ये जो 3 टाइप है उसमें आगे बता रहा है कि देयर इज अ क्लियर कट डिवीजन ऑफ लेबर। द आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट ट्रांसक्रिप्ट आरआरएनए बताया था, आरएनए पॉलीमरेज 1 2 3। आरएनए पॉलीमरेज 1 क्या करता है? आरआरएनए बनाता है। इस डायग्राम पर बाद में आते हैं, पहले आगे देखें। ये देखिए, ठीक है। आरआरएनए बनाता कौन कौन सा? 28S 18S और 5.8। ये सब मैं बता चुका हूँ, वही चीज रिपीट हुई। Whereas RNA polymerase third is responsible for transcription of tRNA, 5S rRNA, SNRNA। ठीक है, फर्स्ट वाला rRNA बना रहा है, थर्ड वाला बताया इन्होंने कि थर्ड वाला क्या कर रहा है? tRNA बना रहा है, 5S rRNA भी बना रहा है और SNRNA स्मॉल न्यूक्लियर RNA बता चुका हूँ मैं। ठीक है। एंड द RNA polymerase second transcript precursor of mRNA। RNA polymerase second जो होता है वो mRNA और mRNA का भी प्रिकर्सर hnRNA, द हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए एचएनआरएनए। ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज सेकंड जो है वो एचएनआरएनए बनाता है और फिर उससे एमआरएनए बनता है। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो है वो आरआरएनए बनाता है और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है वो टीआरएनए बनाने के अलावा 5S rRNA और एसएनआरएनए बनाता है। समझ में आ गई बात? तो ये चीज वो कहना चाह रहे हैं कि प्रोकैरियोट से यूकैरियोट में डिफरेंट है या एंजाइम ज्यादा है। दूसरी चीज क्या बता रही कि द सेकेंड कॉम्प्लेक्सिटी इज दैट primary transcript contain both exon and intron and are intron which are non-functional। ठीक है, मतलब ये कहना चाह रहा है प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट किसको कहते हैं? जो ट्रांसक्रिप्शन के तुरंत बाद बना है। ट्रांसक्रिप्शन से बना हुआ आरएनए ट्रांसक्रिप्ट भी कहलाता है। समझ गए? तो यूकैरियोट्स में कहना चाह रहे। दूसरी कॉम्प्लेक्सिटी क्या बता रहा है? वो एक तो एंजाइम ज्यादा हो गए। दूसरी बात ये है कि जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है, जो ट्रांसक्रिप्शन से इमीडिएट बना, उसमें इंट्रॉन एक्सॉन दोनों होते हैं और ये प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट नॉन फंक्शनल होता है। ठीक है। द सेकंड कॉम्प्लेक्सिटी दैट प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कंटेन बोथ एक्सॉन एंड इंट्रॉन एंड आर नॉन फंक्शनल। प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है वो एचएनआरएनए, जो जीन से सीधा बना, वो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है। ये प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कौन है? एचएनआरएनए, जिसमें इंट्रॉन एक्सॉन है और ये एचएनआरएनए नॉन फंक्शनल है। ठीक है। Hence, it is subjected to a process called splicing, where the introns are removed and exons are joined in a defined order। समझ गए? इसीलिए अब यहाँ पर एक स्प्लाइसिंग का प्रोसेस करना पड़ेगा जिसमें इंट्रॉन हटा दिए जाएंगे और एक्सोन को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज करके जोड़ दिया जाएगा। कोई प्रोसेसिंग की बात हो रही है। HNRNA undergoes 2 additional process called capping and tailing। स्प्लाइसिंग तो कर ही रहे हैं, इंट्रॉन काट के हटा रहे हैं, साथ में यहाँ 2 एक्स्ट्रा काम और हैं। क्या क्या काम है कि हम यहाँ कैपिंग और टेलिंग भी करेंगे। ये मैं सारी चीज़ पढ़ा चुका हूँ, वही प्रोसेसिंग का पार्ट है। मतलब ये अब यूकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन में प्रोकैरियोट से क्या डिफरेंस आया वो बताना चाह रहे हैं। प्रोकैरियोट्स में तो जनरल ट्रांसक्रिप्शन बता दिया, यूकैरियोट्स में आया तो कहा गया कि 2 चीज़ें अलग है, 2 कॉम्प्लेक्सिटी। पहली चीज़ एंजाइम ज़्यादा है, 3 एंजाइम है, और दूसरी चीज़ यहाँ पर बनने वाला जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है वो एचएनआरएनए है, उसमें इंट्रॉन एक्सॉन है, तो यहाँ प्रोसेसिंग होगी, स्प्लाइसिंग करके इंट्रॉन काट के हटाएंगे और कैपिंग और टेलिंग भी होगी। इन कैपिंग एन अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, मैंने कहा था 7mg एक अनयूजुअल है क्योंकि ट्राइफॉस्फेट गुआनोसिन होता है, इज एडेड टू द 5 एंड ऑफ एचएनआरएनए। कैपिंग में क्या करते हैं? 5 एंड पर एक मिथाइल गुआनोसिन ऐड करते हैं, कैप लगाते हैं। इन टेलिंग एडिनाइलेट रेसिड्यूज, मतलब एडिनिन एडिनाइलिक एसिड 200 से 300 मैंने बताया था, एडिनिन की एक लंबी सी चेन आर एडेड एट थर्ड एंड इन ए टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर। याद आया कुछ? जो अपन ने पढ़ा उसे कोरिलेट कीजिए। अपने एनसीईआरटी सामने खोल के बैठी, मैं लाइन टू लाइन रीड कर रहा हूँ, उसके बाद एक भी डाउट नहीं बचना चाहिए किसी का। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जो टेल बन रही है उसमें एडिनिन एडिनाइलिक एसिड जुड़ रहे हैं 200 से 300, ये पॉली एडिनिन टेल बनेगी थर्ड एंड पर, और ये टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में बन रही है। रीजन ये है कि यहाँ सामने कोई टेम्पलेट नहीं है, बिना टेम्पलेट के बन रही है। वापस अपने पहले ट्रांसक्रिप्शन के मैकेनिज्म प्रोसेसिंग वाले वीडियो में देख सकते हैं, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर बताया था, कोई टेम्पलेट नहीं है, डायरेक्ट बनती है। ठीक है। इट इज फुल्ली प्रोसेस्ड एचएनआरएनए नाउ कॉल्ड एमआरएनए।
जैसे ही HNRNA पूरी तरह से प्रोसेस हो जाता है, अब हम इसको mRNA कहते हैं, ठीक है। दैट इज ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द न्यूक्लियस फॉर ट्रांसलेशन। अब ये न्यूक्लियस से बाहर ट्रांसपोर्ट होगा और ट्रांसलेशन के लिए चला जाएगा। समझ में आ गई बात, ठीक है। आप जरा सा देखिए, ये जो दो कॉम्प्लेक्सिटी होता है इसको दोनों थोड़ा सा डायग्राम से भी समझा रखा है। यहाँ देखिए ये डायग्राम है, ये पेज नंबर 110 पर है। इस डायग्राम में अब ये यूकैरियोट का ट्रांसक्रिप्शन और इसी में प्रोसेसिंग दिखा दी उन्होंने साथ साथ। ये डीएनए बना रहा है, ये एंजाइम है, और ये देखिए ये बना रहा है आरएनए। यहाँ जो आरएनए बन रहा है देखो यहाँ, अब क्या यहाँ ये बताना चाह रहे हैं कि जैसे ट्रांसक्रिप्शन चल रहा है साथ में प्रोसेसिंग शुरू हो जाती है। और देखो ये इधर जैसे 5' हुआ तो यहाँ 7 मिथाइल गुआनोसिन की एक कैप लग गई, 5' पर कैप लग गई, फिर ये बनता जा रहा है। और इसमें आप बीच में देखिए ये जो है बीच में दो कलर में दिखा रखा है, आप भी अपने बुक में देख सकते हैं। तो इसमें क्या, ये ग्रीन कलर वाले तो इंट्रॉन है और रेड कलर वाले, सॉरी ग्रीन वाले एक्सॉन है, रेड वाले इंट्रॉन। ये इंट्रॉन एक्सॉन है। इस जगह पर लिखा हुआ है mRNA। या मैंने गोला लगाया कि ये सही नहीं लिखा है, आप भी अपनी बुक में करना है। इसको mRNA नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, HNRNA। ये क्या होना चाहिए, HNRNA। थोड़ा सा करेक्शन है क्योंकि अभी तो तुरंत बना ही है ना, ये प्राइमरी ट्रांसक्रिप्टिव HNRNA, ठीक है। फिर इस HNRNA में प्रोसेसिंग हो रही है, स्प्लाइसिंग हो, देखो कैपिंग हो गया और ये पॉलीएडिनाइलेशन या टेल जुड़ गई है, पॉलीएडिनिन टेल। और स्प्लाइसिंग में आप देखो मैंने बताया था ना कि वहाँ SNRNA जुड़ रहा है, फिर वो पास आके एक लूप की तरह ये निकल आता है, स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स। या पूरी बातें इतनी डिटेल में नहीं है, बस आउटलाइन बताया, एनसीईआरटी ने सिर्फ ब्रीफ में आउटलाइन दिया है, हमने डिटेल वे में आपको मैकेनिज्म पहले पढ़ा दिया। वो ये लूप बन रहे हैं, इंट्रॉन ऐसे लूप के फॉर्म में बाहर आ जाएगा और फिर ये यहाँ से हट जाएंगे और फिर जो लाइगेज इनको जोड़ के ये पूरा mRNA बना देगा। तो अब देखिए ट्रांसक्रिप्शन भी दिखाया, ट्रांसक्रिप्शन साथ प्रोसेसिंग दिखा दी, कैपिंग, टेलिंग, पॉलीएडिनाइलेशन और स्प्लाइसिंग, और फाइनली ये mRNA बन गया जिसमें एक तरफ कैप और एक तरफ टेल लगा हुआ है। तो ये चीज ये है यूकैरियोट का ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। तो ये सारी चीज, अच्छा यहाँ एक लास्ट में एक पैराग्राफ और है, उसके बाद जेनेटिक कोड का टॉपिक शुरू हो जाता है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। देखिए लास्ट में इन्होंने क्या लिखा है, जो बातें मैंने आपको समराइज की थी जब इंट्रॉन एक्सॉन और स्प्लाइसिंग की बात की थी। द सिग्निफिकेंस ऑफ सच कॉम्प्लेक्सिटीज नाउ बिगिनिंग टू बी अंडरस्टूड। पहले तो काफी टाइम तक हमें समझ में नहीं आया कि आखिर इंट्रॉन एक्सॉन प्रोसेसिंग सब क्यों है, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा हमें समझ में आने लगा, हम थोड़ा बहुत उसको समझने लगे। नाउ बिगिनिंग टू बी अंडरस्टूड द स्प्लिट जीन अरेंजमेंट रिप्रेजेंट प्रोबेबली एन एंशिएंट फीचर ऑफ द जीनोम। मैंने ये भी बात बताई थी, स्प्लिट जीन होना ये एक एंशिएंट फीचर माना जाएगा, जीनोम का एंशिएंट फीचर। और एंशिएंट फीचर क्यों था, क्योंकि हमें ये स्प्लिट जीन आर्की बैक्टीरिया में मिला। तो आर्की बैक्टीरिया में अगर कोई चीज है तो वो मॉडर्न नहीं होगी, एडवांस नहीं होगी, वो प्रिमिटिव होगी। तो यूकैरियोट भले ही एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म, लेकिन इन एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म के जीनोम में एक एंसेस्ट्रल, एक प्रिमिटिव फीचर है और वो है स्प्लिट जीन, ठीक है। प्रिमिटिव फीचर, द प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन इज रेमिनिसेंट ऑफ एंटीक्विटी। याद आ रही कुछ बात, प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन जो है ये रेमिनिसेंट ऑफ एंटीक्विटी है। इसका क्या मतलब हुआ, ये मैंने आपको चीज बताई भी थी। रेमिनिसेंट ऑफ एंटीक्विटी मतलब, एंटीक्विटी का मतलब है पुरानी, एंटीक चीजें यानी कि एंसेस्ट्रल चीजें, और रेमिनिसेंट का मतलब है रिमेन्स, मतलब पुरानी एंसेस्ट्रल चीजें जो बची कुची रह गई हैं वो है। और इसीलिए ये चीज कह रहे हैं इट इज एन एंशिएंट फीचर ऑफ द जीनोम, स्प्लिट जीन का अरेंजमेंट, और रेमिनिसेंट ऑफ एंटीक्विटी है ये। एंड द प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग रिप्रेजेंट द डोमिनेंस ऑफ आरएनए वर्ड। और स्प्लाइसिंग होना, आरएनए की खुद की प्रोसेसिंग कर लेना, ये जो प्रोसेसिंग है ये अपने आप में अभी भी आरएनए वर्ड और आरएनए के डोमिनेंस को दिखाता है कि आरएनए में ये एबिलिटी है कि वो अपनी प्रोसेसिंग खुद कर लेता है, स्प्लाइसिंग करता है, ये काम डीएनए नहीं कर पाता है, ठीक है। आरएनए किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, वो अपना काम खुद कर लेता है। इसलिए हम इसको भी आरएनए वर्ड और आरएनए डोमिनेंस का हिस्सा मानते हैं। और इसलिए मैंने आरएनए वर्ड जब पढ़ाया था तब भी बताया था कि आरएनए में सेल्फ प्रोसेसिंग होती है, वो वही सेल्फ प्रोसेसिंग को हम अब डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। इन रिसेंट टाइम the understanding of RNA and RNA dependent process in the living system है assumed to be more important, ठीक है। मतलब अब जो रिसेंट टाइम में वही बात है कि आप रिसर्च में भी हम देख रहे हैं कि आरएनए और आरएनए से रिलेटेड जो प्रोसेस हैं वो हमारे लिए ज़्यादा वैल्यूबल है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उस पर काफ़ी रिसर्च की जा रही है क्योंकि आरएनए बहुत एक्टिवली काम करता है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन जो भी है, ठीक है। डीएनए में आप देखो, डीएनए अपनी जगह पर है, वहाँ से हिला भी नहीं, उसने वहीं बैठे बैठे रिप्लिकेट कर लिया जब जरूरत हुई, नहीं तो नहीं करता। और वहाँ से उसने तो आरएनए बना के भेज दिया, उसके बाद सारा काम आरएनए कर रहा है। और यही मैंने आपको समझाया भी था कि आरएनए का ज़्यादा एक्टिव इन्वॉल्वमेंट है, आरएनए वर्ड है,
और हम रिसर्च में रिसेंट टाइम में भी आरएनए के प्रोसेस और आरएनए वर्किंग पर ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा पूरा पार्ट था, सॉरी, ये जो हमारा पूरा पार्ट था ये ट्रांसक्रिप्शन वाला पार्ट है। जेनेटिक कोड हम बाद में लेंगे। और ये पूरा जो ट्रांसक्रिप्शन मैंने एनसीईआरटी में आपको 2 पार्ट में एक्सप्लेन किया है। पिछले पार्ट में हमने ट्रांसक्रिप्शन यूनिट तक बताया था और आगे के पार्ट में ट्रांसक्रिप्शन का मैकेनिज्म और प्रोसेसिंग, ये दोनों चीज़ें जो कि आपको मैंने आज यहाँ से शुरुआत की थी। हमने चीन के पार्ट से ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एनजी यहाँ से हमने शुरू किया था। इससे पहले की चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो बिल्कुल लाइन टू लाइन हम एनसीईआरटी पढ़ के बता चुके हैं कि किस तरह से ट्रांसक्रिप्शन को एनसीईआरटी ने एक्सप्लेन किया है। तो पहले हम ट्रांसक्रिप्शन को जो मैंने आपको बताया है पहले उसको समझ लें, ठीक है। उसके बाद में फिर आप एनसीईआरटी रीड करें, ये वीडियो देख लें बार बार, और लाइन टू लाइन मैंने पढ़ के बताया ताकि आपको चीज़ समझ में आ जाए कि एनसीईआरटी के इस पर्टिकुलर पूरे ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में बहुत सारे स्टेटमेंट एनसीईआरटी के ऐसे हैं जहाँ स्टूडेंट पढ़ता है और कन्फ्यूज होता है। इसलिए मैंने एक एक स्टेटमेंट को एक्सप्लेन किया और जो हमने पढ़ा है उसी से कोरिलेट किया है, तब उसके बाद में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। और बहुत अच्छे से डायरेक्ट एनसीईआरटी से इसमें क्वेश्चन बनते हैं, उसको अच्छी तरह से ध्यान रखिए। थैंक यू।